चलिए, बहुत अच्छा। प्रत्येक कार्य आसान है, परंतु इस कार्य को करने के लिए आवाज़ मन से आना चाहिए। तो किसी भी कार्य को करने के लिए आवाज़ मन से अगर आएगी तो वो कार्य आप सीख लेंगे। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चले, तो आज हम कर सकते हैं ऑलवेज ऑलवेज एक्सपेक्ट और फ्रॉम यू देन अदर्स। The expectation from others will hurt you, and expectation from self will inspire you. Always expect more from you than others. Expectation from others will hurt you. Hurts. The expectation from others will hurts, and expectation from self will inspire you. तो दूसरों से ज़्यादा स्वयं पर विश्वास करिए या आशा करिए। स्वयं से आशा करिए। दूसरे से आशा करेंगे, वो पूरा नहीं होगा तो आपको दुख होगा, हर्ट्स होंगे। लेकिन अपने से आशा करेंगे और करेंगे तो एक इंस्पिरेशन होता है, एक उत्साह होता है। आ जाइए। तो वो उत्साह होता है, उत्साह मिलता है उससे। हो गया। दूसरों से आशा करने से दुख होता है, क्योंकि दूसरों से जो आशा करेंगे वो कभी पूरा नहीं होता है। स्वयं से आशा हमेशा उत्साहवर्धन करती है। स्वयं से आशा हमेशा उत्साहवर्धन करते हैं, आपका उत्साह बढ़ाएगी। चलिए, तो हमने लर्निंग, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग शुरू किया था। आज भी उसी में प्रोसेस ऑफ लर्निंग हम डिस्कस करेंगे। कल प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, सीक्वेंस ऑफ लर्निंग आपको बताया था, हमने डिस्कस किया था। देन फैक्टर अफेक्टिंग द लर्निंग्स, एलिमेंट्स ऑफ द लर्निंग क्या क्या हैं, कैसे हैं, ये आपने जाना था। तो कल ये हमने शुरू किया था प्रोसेस ऑफ लर्निंग। कितने प्रकार से सीखा जा सकता है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग कितने प्रकार से आप सीख सकते हैं। तो पहला था इसमें डेलिब्रेट, पहला है इंसिडेंटल। पहले इंसिडेंटल ही सीख लेते हैं, उसी क्रम में चलते हैं। यानी अचानक सीखना, कुछ सीख लिया। व्हेन नॉलेज टेक्निक and skill are learned without any efforts, or planning,
then it is known as incidental. When knowledge, technique, and skill are learned without any efforts or planning, then it is known as incidental learning. Then it is known as incidental learning. तो हिंदी में आप लिख लें, जब बिना किसी प्रयास के, जब बिना किसी प्रयास या योजना के, जब बिना किसी प्रयास या योजना के कोई ज्ञान, कामा तरीका, जब बिना किसी प्रयास या योजना के, जब बिना किसी प्रयास या योजना के कोई ज्ञान, तरीका या दक्षता प्राप्त किया जाता है, कोई ज्ञान, तरीका या दक्षता प्राप्त किया जाता है, तो उसे अचानक सीखना कहते हैं। तो उसे अचानक सीखना कहते हैं। कई बार ऐसा होता है, अपने मोबाइल में देखें, कुछ देख रहे हैं यूट्यूब में या फेसबुक में, तो कोई ऐसे बटन आपने क्लिक किया और कुछ आ गया, तो कोई नई चीज़ आप या नया एप्लीकेशन आप सीख लेते हैं, न तो उसकी पहले से योजना थी न ही प्लानिंग थी, और अचानक आप कुछ सीख लेते हैं। तो इस तरह से, या किसी परिचर्चा में कोई आपको कुछ बता देता है कि ऐसा होता है, अच्छा, या अपने अनुभव से कुछ करते समय सीक्वेंस में कुछ परिवर्तन करते हैं तो कोई नई चीज़ आपको प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह के सीख को हम कहते हैं इंसिडेंटल लर्निंग, अनायास या अचानक जो आप सीख लें बिना किसी प्रयास के। अब इस तरह के सीख के इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या विशेषताएं हैं? टू लर्न unwanted things along with wanted thing. To learn unwanted thing along with wanted thing. To learn unwanted thing along with wanted thing. तो उपयोगी सूचनाओं के साथ अनुपयोगी सूचना, उपयोगी सूचनाओं के साथ, उपयोगी सूचनाओं के साथ अनुपयोगी सूचना भी सीख लिया जाता है। जो आप चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, जो कुछ भी आ गया सब आप सीख लेते हैं। नो कंट्रोल ओवर लर्निंग, नो कंट्रोल ओवर लर्निंग, सीखने पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। नो कंट्रोल ओवर लर्निंग, सीखने में या सीखने पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, सीखने पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। इस तरह की सीख में सीखने पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। नो प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ लर्निंग, नो प्रॉपर डायरेक्शन, नो प्रॉपर डायरेक्शन फॉर लर्निंग।
यानी सीखने के लिए उचित मार्गदर्शन नहीं होता है। सीखने के लिए उचित मार्गदर्शन नहीं होता है। नो प्रॉपर डायरेक्शन फॉर लर्निंग। सीखने के लिए उचित मार्गदर्शन नहीं होता है। नो स्कोप फॉर थिंकिंग। नो स्कोप फॉर थिंकिंग। सोचने का अवसर नहीं मिलता है। सोचने का अवसर नहीं मिलता है। सोचने का अवसर नहीं मिलता है, यानी इसमें आपको सोचने के लिए अवसर ही नहीं मिलता है, क्योंकि आपको पता नहीं रहता कि कब और कहाँ कैसे आप सीख लेंगे। तो सोचने के लिए कोई अवसर नहीं मिलता है। पांचवा पॉइंट आप लिख लें। नॉट अवेयर ऑफ लर्निंग। नॉट अवेयर ऑफ लर्निंग, यानी आप सीखने के लिए जागरूक नहीं रहते हैं कि मुझे कुछ सीखना है, ऑटोमेटिक आप सीख जाते हैं। वो नॉट अवेयर ऑफ लर्निंग। नॉट अवेयर ऑफ लर्निंग, तो सीखने के लिए जागरूक आप नहीं रहते हैं, स्वतः ही सीख लेते हैं। अरे वो सफेद करना था ना, कहाँ से ये होगा ना। नॉट अवेयर ऑफ लर्निंग, तो सीखने के लिए आप जागरूक नहीं रहते हैं और सीख लेते हैं। तो ये एक्सीडेंटल लर्निंग, अनायास या अचानक आप कुछ सीख लेते हैं, चाहे मोबाइल में, चाहे फेसबुक में, चाहे आप काम करते समय, कहीं जाते समय, जैसे बस में बैठे हैं, कुछ आपने देख लिया नई चीज़, तो वो भी एक सीख ही होती है। तो इस तरह की सीख जो अचानक होती है, इसमें कुछ आपको सोचना नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, कोई कंट्रोल नहीं होता है। हाँ, इसमें आप कुछ चीज़ें आपके लिए लाभदायक होती हैं, कुछ आप लाभदायक नहीं होती हैं, यानी बैड थिंग, गुड थिंग, वांटेड थिंग, अनवांटेड थिंग, सब आप इसमें सीख लेते हैं। तो इसलिए इसे हम कहते हैं इंसिडेंटल। दूसरा है डेलिब्रेट लर्निंग। यानी जानबूझकर। डेलिब्रेट का लर्निंग मीन्स लर्न फ्रॉम, लर्नर learns, learner learns with purposeful efforts. Learner learns with, learner learns, LEARNS, सॉरी N छूट गया, NS। लर्नर लर्न्स विथ पर्पजफुल इफोर्ट्स, यानी उद्देश्य के साथ प्रयत्न करके, उद्देश्य के साथ प्रयत्न करके सीखना, या विद्यार्थी उद्देश्य के साथ प्रयत्न करके सीखता है। विद्यार्थी उद्देश्य के साथ प्रयत्न करके सीखता है। दूसरा और तीसरा पॉइंट उसी का आप लिख सकते हैं। देयर इज कंट्रोल, देयर इज कंट्रोल एज एंड डायरेक्शन, there is control and direction for learning. There is control and direction for learning. There is control and direction for learning, यानी सीखने, सीखना
नियंत्रित और सीखना नियंत्रित और निर्देशन के साथ होता है। सीखना नियंत्रण और निर्देशन लिख दें, सही रहेगा। सीखना नियंत्रण और निर्देशन के साथ होता है। सीखना नियंत्रण और निर्देशन के साथ होता है। आप अवेयर होते हैं इसमें। लर्नर इज अवेयर ऑफ लर्निंग। लर्नर इज अवेयर ऑफ लर्निंग। लर्नर इज अवेयर ऑफ लर्निंग। विद्यार्थी सीखने के प्रति जागरूक रहता है। विद्यार्थी सीखने के प्रति जागरूक रहता है। विद्यार्थी सीखने के प्रति जागरूक रहता है। और चौथा पॉइंट, स्कोप फॉर थिंकिंग। स्कोप फॉर थिंकिंग यानी सोच समझकर सीखता है। विद्यार्थी सोच समझकर सीखता है। स्कोप फॉर थिंकिंग, विद्यार्थी सोच समझकर सीखता है। जैसे आप यहाँ सीख रहे हैं तो ये डेलिब्रेट लर्निंग है। एक क्लासरूम कंडीशन यानी कंट्रोल्ड है, क्या कहना है, कितने समय तक कहना है, शेड्यूल है, एक सिलेबस है और एक प्रक्रिया होती है। पहले से ही पता होता है कि हमें क्या सीखना है, क्या बताया जाएगा इस क्लास में, तो ये पहले से ही पता होता है। तो यहाँ आप सोच सकते हैं, कुछ क्रिएटिविटी भी आ सकती है। तो इस तरह के सीखने को जानबूझकर सीखना कहते हैं। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब ये 3 तरह के होता है। पहला है रोट लर्निंग। रोट लर्निंग का मतलब लर्निंग बाय मेमोराइजेशन। डेलिब्रेट लर्निंग 3 तरह की होती है। डेलिब्रेट लर्निंग कल मैंने बताया था आपको। डेलिब्रेट लर्निंग 3 तरह की होती है। पहला है रोट लर्निंग यानी रट के सीखना, जिसे आप रट के, लर्निंग बाय मेमोराइजेशन यानी रट कर सीखना। अब रट कर सीखना जैसे कोई डेफिनीशन हो गया, डेफिनीशन, प्रिंसिपल, डेफिनीशन, प्रिंसिपल, फॉर्मूला, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स, are learned by it. तो ये सब इसके द्वारा सीखना, जैसे कोई परिभाषा, सिद्धांत, सूत्र और अर्थमेटिक की समस्याएं, इस तरह से सीखा जाता है। रट के जो आप सीखते हैं उसमें, हाँ जी, आइए आइए आइए, गुड मॉर्निंग, बैठिए। तो इस तरह से जो आप सीखते हैं, यानी जो रट के सीखा जाता है, तो रट के सीखने में जनरली जो परिभाषाएं होती हैं, सिद्धांत होता है, कोई सूत्र हुआ, अर्थमेटिक के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, टाइम एंड डिस्टेंस वाले, उसमें भी कुछ चीज़ें होती हैं जिसे हम रट के सीखते हैं। तो ये भी एक सीखने का तरीका है, अच्छा है। बट इसमें सोचने के लिए जगह नहीं होती, आपको सोचना कुछ नहीं होता है, जो कहा जाए वो रट लीजिए। स्पेशली अर्ली एज चिल्ड्रंस के लिए, या अप टू एडोसलेंट एज होती है, जो 9th और 10th तक जो आप सीखते हैं, तो वहाँ पर इसका उपयोग ज़्यादा होता है, जहाँ पर हम रट के कुछ चीज़ें सीखते हैं।
7th और 8th में आपने पढ़ा होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत, पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं? परिभाषा उसकी याद है? बताइए किसको याद है? हाँ आप बताइए, बैठ के बताइए। आप एक्सप्लेन मत करिए, परिभाषा केवल बताइए। एक्सप्लेन तो सभी, हाँ हाँ आप बताइए। थोड़ा सा कमी रह गई, और कोई है इस साइड से? नहीं, क्योंकि परिभाषा में जो शब्द होता है उसको आप वो शब्द में आप एक शब्द को भी हटा नहीं सकते। जैसे जब कोई वस्तु किसी द्रव या पानी में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी होती है। यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ये परिभाषा है। ओम्स लॉ, सिंपल टेक्निकल का ओम्स लॉ क्या होता है? हाँ बताइए। सही है बट पूरा नहीं है। और कोई? हाँ समानुपाती होता है। और आगे? थोड़ा सा रह गया, सही है बट थोड़ा सा रह गया। जब किसी बंद परिपथ में दो बिंदुओं के बीच धारा कब बहेगी? जब परिपथ बंद होगा, जब आपकी वोल्टेज देंगे तभी तो धारा बहेगी। तो किसी बंद परिपथ में दो बिंदुओं के बीच बहने वाली धारा उन बिंदुओं पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है, जबकि भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, आर्द्रता और प्रतिरोध स्थिर होता है। तो ये है आपका वेन एवर इन एनी क्लोज सर्किट current flowing between any two point is directly proportional to the voltage applied to that point, provided that physical factor such as temperature, pressure, humidity and resistance remain constant। तो ये परिभाषा है। तो परिभाषा के जो शब्द हैं बिल्कुल, तो ये रोट लर्निंग है, आपको रटना ही पड़ेगा परिभाषा। और एक बार रट लेते हैं तो वो याद रहती है, ठीक है, रिपीटिशन तो करना पड़ता है बट भूल भी जाता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं भूलेगा, अब छोड़ देंगे तो नहीं भूलेगा। बट आर्किमिडीज का सिद्धांत अब मैं तो याद नहीं करता हूँ, जब कभी क्लास में आता हूँ 2 साल 4 साल 6 साल बाद तभी ये आर्किमिडीज का सिद्धांत, और जब ये रोट लर्निंग या कुछ होता है तभी याद आता है। तो कोई भी सिद्धांत, आप कोई भी डिफिनीशंस या कोई भी परिभाषा, उसे हम रट के ही पहले रटते ही हैं। और सीखने की पहली अवस्था या पहली सीढ़ी भी यही है। तो बच्चों को भी स्कूल में पहले रट के ही कुछ बताया जाता है, फिर धीरे 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 वो उसे समझने लगते हैं कि क्या होता है। चले, दूसरा है मैकेनिकल लर्निंग। इसे हम ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ लर्निंग कहते हैं। ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ लर्निंग। ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ लर्निंग यानी कोशिश करके सीखना, कोशिश करना, गलती करना, सुधारना और फिर सीखना। तो ट्रायल एंड एरर, किसी भी चीज़ को एक बार में आप नहीं सीख सकते हैं, लेकिन धीरे 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 आप प्रयत्न करेंगे तो अवश्य सीख जाएंगे। तो मैकेनिकल में एनर्जी इन्वॉल्व होनी चाहिए। कुछ भी आप वर्कशॉप में करते हैं या कोई भी आप पीसीबी पर सोल्डरिंग करते हैं तो हो सकता है पहली बार सही सोल्डरिंग ना हो, लेकिन 2 बार 4 बार 10 बार आप करेंगे तो फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसलिए ट्रायल एंड एरर में एक तरह से ये मॉडिफिकेशन एंड इम्प्रूवमेंट के लिए अच्छा होता है। यानी जहां हम कुछ सुधार चाहते हैं और कुछ परिवर्तन चाहते हैं, मॉडिफिकेशन यानी परिवर्तन और इम्प्रूवमेंट
आज जो बड़ी बड़ी आप मशीनें देखते हैं, ये ट्रायल एंड एरर से धीरे 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 हुआ है। कोई भी मशीन आप देख लें, सिलाई मशीन पहले हाथ की थी, पैर की थी, अब इलेक्ट्रिक से चलती है। फैशन टेक्नोलॉजी में कितने तरह की एम्ब्रॉयडरी मशीनें आ गई हैं। तो धीरे 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 ये ट्रायल एंड एरर से ही सुधार हुआ। इसमें हमें लगता है, यानी सोचते हैं, सोच की शक्ति भी यहाँ इन्वॉल्व होती है। और ये एडल्ट लर्निंग के लिए जनरली यूज किया जाता है, जो पढ़े लिखे हों, शिक्षित हैं, उसमें एक सोचने की जिसके अंदर क्षमता होती है वो यहाँ होता है। स्कोप फॉर थिंकिंग, आप इसको सोचने के लिए होता है। हाँ, ये एक पॉइंट लिख लें कि मतलब मॉडिफिकेशन, बस पूरा सेंटेंस नहीं लिखा हूं, मतलब यह सीखना सुधार और परिवर्तन के लिए उपयोगी होता है। यह सीखना सुधार और परिवर्तन के लिए उपयोगी होता है। सोचने का अवसर मिलता है, क्योंकि सुधार और जहां कुछ भी करना होगा तो बिना सोचे समझे आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें यह है कि परिश्रम करना पड़ता है। ड्रॉबैक इसका यह है कि पहली बार में आपको सफलता नहीं मिलेगी। ट्रायल एंड एरर, कई बार हो सकता है कि आप मिस करें, असफल हों, लेकिन जब प्रयत्न धीरे धीरे करते हैं तो सफलता आ ही जाती है। इसलिए इसे मैकेनिकल करते हैं, यांत्रिक सीख कहते हैं इसे, या मैकेनिकल लर्निंग। तीसरा है रेशनल, तर्कसंगत सीखना। यानी जहां आप विवेक और बुद्धि से, रीजनिंग एंड ऑब्जर्वेशंस, लर्निंग बाय रीजनिंग एंड ऑब्जर्वेशन, जहां आप अपने ऑब्जर्वेशन यानी जहां बुद्धि का उपयोग होता है, अवलोकन, अवलोकन और विवेक के द्वारा सीखना, अवलोकन और विवेक के द्वारा सीखना। लॉजिकल सीक्वेंस, लर्निंग बाय लॉजिकल सीक्वेंस, यानी तर्कसंगत तरीके से सीखना। लर्निंग बाय लॉजिकल सीक्वेंस यानी तर्कसंगत तरीके से सीखना। कोई भी चीज आप तर्कसंगत तरीके से सीखते हैं, लर्निंग बाय लॉजिकल सीक्वेंस या तर्कसंगत तरीके से सीखना। तर्कसंगत तरीके से आपको सीखते हैं। तो जितने भी आपके रिसर्च वर्क होते हैं हायर स्टडी के लिए, जहां सोच यानी क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग्स आर रिक्वायर। क्रिएटिव यानी सोच, कुछ सृजनात्मक, सृजनात्मक और कंस्ट्रक्टिव सकारात्मक। इस प्रकार के सीख के लिए सृजनात्मक और सकारात्मक सोच, क्रिएटिव, CREAT, थिंकिंग इज रिक्वायर्ड। हाँ, नहीं नहीं, एंड है, कोई बात नहीं। यह आर भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, आर भी आ सकता है, सही एंड है, आर नहीं है, ठीक है, आर कर लीजिए। द क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इसके लिए, इस सीख के लिए सृजनात्मक और कंस्ट्रक्टिव नहीं, सकारात्मक नहीं, संरचनात्मक यानी संरचना के, संरचनात्मक, संरचनात्मक, सकारात्मक, ये है संरचनात्मक यानी कंस्ट्रक्टिव, ये सृजनात्मक,
सृजनात्मक सृजनात्मक और संरचनात्मक सोच की आवश्यकता होती है इस प्रकार के सीखने के लिए। तो एक जो अच्छी यानी सुव्यवस्थित तरीके से जहां आप सीखते हैं, हायर एजुकेशन के लिए तो ठीक है, लेकिन हर जगह किसी भी एजुकेशन में एक रेशनल तरीके से जब आप सोचते हैं इसे कैसे करना है, क्या क्रम है, और उस क्रम से आप फिर करते हैं और इसमें क्या सुधार हो सकता है, किस प्रकार का सुधार हम कर सकते हैं, तो जब आप ऐसा सोचते हैं तो फिर वो आपका एक रेशनल लर्निंग उसे कहा जाता है। और हर जगह होता है, हर टीचिंग में रेशनल लर्निंग इज इसेंशियल। कुछ भी अगर आपको सीखना है तो एक लॉजिकल तरीके से सोचना पड़ेगा। ठीक है, उसमें कुछ एडवांस वर्सन है जहाँ क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव चाहिए, वो अलग बात है। कुछ नयापन करने के लिए, इनोवेशन और इन्वेंशंस के लिए वह सोच चाहिए, लेकिन एक लॉजिकल थिंकिंग अगर आपके पास है, क्रमबद्ध तरीके से किसी कार्य को आप करते हैं तो सफल होंगे। तो ये सबसे अच्छी सीख है रेशनल लर्निंग। चलिए अब हम आगे चलते हैं। सेंसेस आर द एवेन्यूज ऑफ लर्निंग। ज्ञानेंद्रियां सीखने का मुख्य द्वार हैं। अवेन्यूज यानी मुख्य द्वार। ज्ञानेंद्रियां सीखने का मुख्य द्वार हैं। सेंसेस आर द एवेन्यूज ऑफ द लर्निंग। सेंसेस के द्वारा ही हम सीखते हैं, इसे सेंसेस आर द एवेन्यूज ऑफ द लर्निंग। एक अक्सर आता है, पहले जब वो अब थियोरेटिकल होते थे तो इसमें जरूर एक प्रश्न या 60 नोट में कहीं कहीं ये आ जाता था। अब ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, वह सेंसेस आर दी, जैसे सेंसेस की जगह डैश कर देगा, आर दी एवेन्यूज ऑफ द लर्निंग, तो प्रवेश द्वार है। इसमें आप ये 2-3 पॉइंट लिख लें, फिर हम डिस्कस करते हैं। द टीचर एंड टीचिंग मेथड और the medium transfer the skill from teacher to student. The teacher and teaching method or the medium to transfer the skill from teacher to students. Teacher and teaching method, वो मेथड है METHOD, डी हट गया वहां से, डी मेथड, METHOD। Teaching methods are the medium to transfer the skill from teacher to students। यानी शिक्षक और शिक्षण का तरीका, शिक्षक और शिक्षण का तरीका, शिक्षक और शिक्षण का तरीका, शिक्षक और शिक्षण का तरीका विद्यार्थियों तक, शिक्षक और शिक्षण का तरीका विद्यार्थियों तक ज्ञान पहुंचाने का एक माध्यम है। विद्यार्थियों तक ज्ञान पहुंचाने का एक माध्यम है। हो गया?
first step in the learning, the first step in the learning, first step in the learning are the impressions received by sense organ from external environment. The first step in the learning are the impression received by the sense organs. First step in the learning, और नहीं इज होगा, first step in the learning is the impression received by sense organ from the external environment. From the external environment यानी सीखने में सर्वप्रथम ज्ञानेंद्रियों की संवेदना द्वारा, बाह्य वातावरण से सूचना प्राप्त की जाती है। सीखने में सर्वप्रथम ज्ञानेंद्रियों की संवेदना द्वारा बाह्य वातावरण से सूचना प्राप्त की जाती है। इसी में आप आगे लिख ले, इसी पॉइंट या तीसरा पॉइंट आप कह सकते हैं, दी सेंसेशन of sense organ the sensation of sense organ in the form of impulses are carried to the brain by sensory nerves. By sensory nerves. The sensation of the sense organ in the form of impulses are carried to the brain by sense organ. तो हिंदी में आप लिख लें, ज्ञानेंद्रियों की संवेदना को इम्पल्स के रूप में, इम्पल्स को इम्पल्स ही लिख लें, या जिसे हम प्रतिक्रिया भी कहते हैं, इम्पल्स की हिंदी, चलिए इम्पल्स को इम्पल्स लिखे, नहीं तो समझ नहीं आएगा इसकी एग्जैक्ट हिंदी। ज्ञानेंद्रियों की संवेदना को इम्पल्स रूप में मस्तिष्क तक सेंसरी नर्व्स द्वारा, सेंसरी तंत्रिका द्वारा या सेंसरी नर्व्स द्वारा पहुंचाया जाता है। ज्ञानेंद्रियों की संवेदना को इम्पल्स के रूप में मस्तिष्क तक सेंसरी नर्व्स द्वारा पहुंचाया जाता है।
हाँ, नाड़ी तो नर्वस सिस्टम पूरा हो गया ना, नाड़ी प्रणाली तो पूरा नर्वस सिस्टम हो गया। उस नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है ये सेंसरी नर्व्स, जो आपका मैंने वो बताया था सेंट्रल लोब्स और जो तंत्रिका तंत्र का पूरा सेंट्रल सिस्टम है, उस नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है ये सेंसरी नर्व्स। संवेदी तंत्रिकाएं इसे कहते हैं, संवेदी तंत्रिकाएं या सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स या संवेदी तंत्रिकाएं जो हर आपके ज्ञानेंद्रियों से कनेक्टेड होती हैं। जैसे आई से जो कनेक्टेड होगी तो उसे ऑप्टिकल नर्व्स कहेंगे, जो कान से कनेक्टेड है एकास्टिव नर्व्स है, जो टेस्ट से है तो गैस्टेटरी नर्व्स है। तो इस तरह से जितने भी नर्व्स हैं कलेक्टिव रूप में इन्हें सेंसरी नर्व्स कहा जाता है, कि जो ज्ञानेंद्रियों की जो संवेदना होती है, जो बाह्य जगत की संवेदना आँख, कान या हमारे नाक पर होती हैं, उस संवेदना को मस्तिष्क तक ये सेंसरी नर्व्स एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में ले जाते हैं। तो इन सेंसरी नर्व्स को जो ले जाते हैं, तो सेंसरी नर्व्स आर नोन एज sensory nerves are known as roadways of learning, roadways of learning and sense organ, sense organs are termed as gateway of learning. सेंसरी नर्व्स आर नोन एज द रोडवेज, यानी पथ, सीखने का पथ। सेंसरी नर्व्स आर नोन एज द रोडवेज ऑफ लर्निंग एंड सेंस ऑर्गन्स आर टर्म्ड एज गेटवे ऑफ लर्निंग। इसलिए सेंसरी नर्व्स को या सेंसरी तंत्रिका को सीखने का पाथ या पथ कहते हैं, तंत्रिका तंत्र को या सेंसरी तंत्र को सीखने का पथ कहते हैं, तथा ज्ञानेंद्रियों को सीखने का प्रवेश द्वार कहते हैं या मुख्य द्वार। इसीलिए अगर आप अच्छे से कुछ सुनेंगे, देखेंगे, तभी वो सेंसेशन होगा, यानी स्टिमुलस एंड रिस्पांस। तो सेंसरी तंत्र को, सेंसरी नर्व्स को सीखने का पथ और ज्ञानेंद्रियों को सीखने का द्वार कहते हैं। द सेंसेशंस आर रीचिंग टू द माइंड बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुलस आर कमिंग टू द सेंस ऑर्गन। तो जो बाह्य जगत की संवेदनाएं हैं, यानी जो कुछ भी आप देखते हैं, सुनते हैं, वो बाहरी संसार से सुनते हैं, वो पहले हमारी ज्ञानेंद्रियों पर आते हैं। अब ज्ञानेंद्रिय उसको कितने ध्यान से देखता है, सुनता है, उस ध्यान यानी कितना उसका ध्यान है, उसी के प्रोपोर्शन में ये इंपल्स पैदा होते हैं। तो अगर आप का दरवाज़ा बंद है तो घर में कोई नहीं घुस सकता है। तो उसी तरह से ये ज्ञानेंद्रियां हमारी एक प्रवेश द्वार हैं, सीखने के द्वार हैं। सो ऑल द सेंसेशन रीचिंग टू द माइंड ओनली बिकॉज द एक्सटर्नल स्टिमुलस और एक्सटर्नल अवेयरनेस कमिंग टू द सेंस ऑर्गन। तो सेंस ऑर्गन एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है सीखने में। तो सेंसेशंस जनरेटेड बिकॉज ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ सेंस ऑर्गन। सेंसेशन अगला पॉइंट है, सेंसेशन जनरेटेड बिकॉज ऑफ एक्टिवेशन ऑफ
because of activation of sense organ, because of activation of sense organ, hence sense organs are the avenues of learning. Hence the sense organs are the avenues of learning. Sensation generated because of activation of sense organ. Sensation are generated कर दीजिए, sensation are simple हो जाएगा. Sensation are generated because of the activation of sense organ. Generated, हाँ क्या? GENE, ओहो सॉरी, GENR 2 बार हो गया वो लिखने में. Sensation are generated because of the activation of sense organ. Hence sense organs are the avenues of learning. तो संवेदनाएं, इसका हिंदी आप लिख ले. संवेदनाएं ज्ञानेंद्रियों की क्रियाशीलता के कारण, संवेदनाएं ज्ञानेंद्रियों की क्रियाशीलता के कारण उत्पन्न होती हैं. संवेदनाएं ज्ञानेंद्रियों की क्रियाशीलता के कारण उत्पन्न होती हैं. अतः ज्ञानेंद्रियों को सीखने का प्रवेश द्वार कहा जाता है. अतः ज्ञानेंद्रियों को सीखने का प्रवेश द्वार कहा जाता है. ठीक है, तो सीखने में देखना और सुनना, यानी इन 2 ज्ञानेंद्रियों का अधिक महत्वपूर्ण होता है. शिक्षण कार्य में 2 ही मेन होते हैं, एक तो आप कुछ देखते हैं या फिर सुनते हैं. लेकिन व्यावसायिक प्रशिक्षण में केवल देखने और सुनने से ही कुछ आप करने में सक्षम नहीं हो जाते हैं. इसलिए व्यावसायिक प्रशिक्षण में टच का भी और उसके साथ साथ काइनेस्थेसिस का भी महत्वपूर्ण होता है. तो आई एंड ईयर, ये 2 ज्ञानेंद्रिय तो आपको नॉलेज के लिए जरूरी है. अब उस नॉलेज का जब आप उपयोग करते हैं तभी आप यानी स्किल के लिए नॉलेज जो आप देख और सुन के प्राप्त करते हैं, उस नॉलेज का उपयोग करने के लिए आपको टेक्टुअल एंड काइनेस्थेसिस यानी टेक्टुअल यानी टच और काइनेस्थेसिस यानी मसिल्स, इन 2 ज्ञानेंद्रियों का भी, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि व्यावसायिक प्रशिक्षण में देख और सुन के तो आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दक्षता प्राप्त करने के लिए देखने और सुनने के साथ साथ, ऐसा नहीं कि उसका महत्व नहीं है, उसका भी है, लेकिन देखने और सुनने के साथ साथ टच यानी स्पर्श और मसिल्स यानी काम करना, मांसपेशियों का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है. और इन सब के द्वारा ही आप कुछ कर सकते हैं. कुछ भी सोल्डरिंग करना भी है, देखिए, तब भी आपको करना पड़ेगा, हाथ से करना पड़ेगा. तो इसलिए ये वोकेशनल एजुकेशन में, इसीलिए हम शिक्षक को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि वो उसमें यूजफुल रहे. किस सेंस का कितना उपयोग है, आपको एक टेबल है, बट ये टेबल तो हमने किसी बुक से ही देखा था, अब कितना ऑथेंटिक है या नहीं है, फिर भी जैसे हमारे ज्ञानेंद्रियों में पहले
आई यानी देखना, उसके बाद ईयर, उसके बाद टच, उसके बाद नोज यानी स्मेल, और इसके बाद टेस्ट। अच्छा ये इधर नीचे का गलत हो गया। आई ईयर, टच के जगह आप लिख दीजिए इसके टच यानी स्किन, मैं आगे लिख देता हूं कोई बात नहीं, स्किन, स्मेल की जगह नोज, और टेस्ट की जगह टंग। ठीक, ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं हमारी। अब टच में काइनेस्थेसिस भी टच के साथ ही है। यहां पे एक टेबल बना लें आप ऐसे करके, ये यहां पे है या एजुकेशनल, एजुकेशनल लर्निंग, वोकेशनल लर्निंग, और थर्ड है केमिकल लर्निंग। अभी इसके साथ एक यहां पर आ जाएगा, ये यहां पर है आई, यानी एजुकेशनल लर्निंग में आई का उपयोग 73% होता है, इसका उपयोग 13%, इसका 6%, इसका 3% और इसका 3%। सेंसस का उपयोग, अब इसमें देखना सुनना दोनों एक तरह से कहें, 73 और 13 अगर आप ऐड कर दें तो ऑलमोस्ट 86% जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है वो देख के और सुन के ही हम पढ़ाते हैं। वोकेशनल में 20% देख के, 10% सुन के, 63% टच करके, 4% और 3%। और 3%। ठीक है। केमिकल लर्निंग, जैसे जहां पर कुकिंग वुकिंग दूसरे ट्रेड्स हैं, उस तरह के ट्रेड्स के लिए 25%, 5 to 6%, 5 to 7%, 27% और 35%। 35। हाँ, कहीं कहीं मैंने बोला ना कि इसकी जो है प्रामाणिकता क्या है, कहीं पर एक सोर्स नहीं है, बट अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मिलेगा, उसमें आप न जाएं। मेन चीज ये है कि जो हम व्यवसायिक प्रशिक्षण में देखिए, टच का हमेशा, चाहे भले यहाँ 63 या दूसरे में 70 हो या 60 से ऊपर, तो सभी बुक में मिलेगा आपको। और उसी तरह से एजुकेशन में 70 से ऊपर ये है जो आई और नोज का जो है, सॉरी आई और ईयर का है, ये ऑलमोस्ट 70% होता है। और केमिकल में टेस्ट का ज़्यादा होता है, कहीं 40% भी मिल सकता है। बट ये है, मतलब ये एक शो करता है कि कौन सा किस शिक्षण के लिए किस प्रकार के उसका उपयोग ज़्यादा होता है। क्या बात है, बार बार खुल जा रहा है। %63 टच, तो टच के साथ केवल स्किन नहीं है, इसमें काइनेस्थेसिस भी इन्वॉल्व होता है, दोनों होते हैं। केवल आप सोल्डरिंग आयरन टच करके आप नहीं काम कर सकते, आपको मसल्स भी लगाना पड़ेगा, तभी आप सोल्डर कर सकते हैं। तो इसमें दोनों इन्वॉल्व होते हैं।
तो एक डाटा ये है, ये डाटा जैसा मैंने कहा कि कहीं 1-2% आगे पीछे हो सकता है, बट मेन फैक्टर्स है कि एज 5 to 6, 5 to 6, 5 to 7, ये मैकेनिकल, ये केमिकल लर्निंग, केमिकल यानी जहाँ रासायनिक तरह के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, या आप कहें जहाँ स्मेल का महत्व ज़्यादा हो, जैसे भोजन है ना, कुकिंग का होता है, तो कुकिंग की जो ट्रेड्स होती हैं, कुछ ऑर्गेनिक तरह की ट्रेड्स होती हैं, तो उस ट्रेड में जहाँ की बर्निंग, स्मेल या टेस्ट का ज़्यादा महत्व होता है, तो वो इसको कहते हैं। इसमें 25% देख के, 5 से 6% आप सुन के, 5 से 7% टेस्ट करके, 27% स्मेल के द्वारा, और टेस्ट का देखिए सबसे ज़्यादा वहाँ है 35%। तो ये जो है कम ज़्यादा 1-2% हो सकता है, बट यहाँ इंपॉर्टेंस ये है कि केमिकल लर्निंग में टेस्ट और स्मेल का ज़्यादा महत्व होता है। वोकेशनल एजुकेशन में टच का ज़्यादा है, यानी आप कार्य करके किसी चीज़ को सीख सकते हैं। 30% ये भी है, देख के और सुन के 30%, वो भी कम नहीं है। तो 30% के आसपास आप देख के और सुन के सीखते हैं, जबकि 63% आप टच के द्वारा या काइनेस्थेसिस के द्वारा इसमें करते। स्मेल और टेस्ट का व्यावसायिक प्रशिक्षण में इतना महत्व नहीं है। हो गया? क्या बात है, अभी आपने शुरू किया? चलो चलो लिख लो, फटाफट लिख लो। 100% नहीं कहीं होगा। सभी ज्ञानेंद्रियों का पूर्णतः उपयोग कौन करता है? कोई नहीं करता है, कोई भी नहीं कर सकता है। कोई एक्सेप्शनल 1-2 होंगी, सभी ज्ञानेंद्रियों का आप 100% उपयोग करें तो वो तो संभव नहीं है ना। तो इसलिए तो 100% कभी नहीं होगा, ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको 100%। किसी भी ज्ञानेंद्रिय का 100% उपयोग नहीं हो सकता है। चल कहाँ पे? अरे ओवरऑल बता रहे हैं, एक मैं ज्ञानेंद्रिय की बात कर रहा हूँ वो। हाँ, एजुकेशन में 100% नहीं होगा, अलग अलग ज्ञानेंद्रियों का अलग अलग है, अलग अलग ज्ञानेंद्रियों का अलग अलग। एजुकेशन में तो आपको सीखना होता है, तो कहीं कहीं थोड़ा बहुत टेस्ट का भी उपयोग हो जाता है। अब जैसे स्मेल, आप अपने ट्रेड में स्मेल सूंघ के क्या आप देखते हैं, तो कुछ ट्रेड में होगा, बट आपके ट्रेड में तो एक तरह से जीरो ही है ना। टेस्ट करके भी आप क्या, अपने इलेक्ट्रॉनिक में टेस्ट करके तो कुछ नहीं है, बट हो सकता किसी ट्रेड में हो थोड़ा बहुत, तो इसलिए वो दे दिया गया है। सभी वोकेशनल में तो जितने भी ट्रेड हैं आपके 64-65 ट्रेड्स CTS में है, वो सबको है, या CITS में जो 35-36 ट्रेड हैं सबके लिए है। चलिए, तो जैसा कि आपने देखा, अब इस ज्ञानेंद्रियों का क्या महत्व है, क्यों टीचर्स को एक्टिवेट करना चाहिए। तो टीचर के लिए जरूरी है कि पढ़ाते समय विद्यार्थियों की एक से ज्यादा ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करे। क्यों करेंगे? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग, एडवांटेज ऑफ यूजिंग मोर देन वन सेंस ऑर्गन। 1-2 पॉइंट लिख लेते हैं। मोर देन वन सेंस ऑर्गन, एडवांटेज ऑफ यूजिंग मोर देन वन, एक से ज्यादा सेंस ऑर्गन के यूज करने का क्या महत्व है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, अवॉइड कंफ्यूजन एंड डाउट्स इन लर्निंग। अवॉइड कंफ्यूजन एंड डाउट्स इन लर्निंग। सीखने में संदेह और दुविधा को दूर करता है। अवॉइड कंफ्यूजन, संदेह, कंफ्यूजन यानी दुविधा, और डाउट्स यानी संदेह। तो सीखने में संदेह और दुविधा को दूर करता है।
सीखने में संदेह और दुविधा को दूर करता है। ठीक है, सीखने में संदेह और दुविधा को दूर कर। एक दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट लर्नर used different sense organ different learner used different sense organ at different rate. डिफरेंट लर्नर यूजेस, यूज की जगह यूजेस कर दीजिए। डिफरेंट लर्नर यूजेस डिफरेंट सेंस ऑर्गन एट डिफरेंट रेट। और इसे ही हम दूसरे भाषा में कहते हैं लर्निंग स्टाइल। कितने तरह के लर्नर्स होते हैं, कैसे कैसे सीखते हैं, ये भी एक है टॉपिक, कभी आगे हम बताएंगे आपको। लर्निंग स्टाइल, सीखने की शैली। तो डिफरेंट लर्नर यूजेस डिफरेंट सेंस ऑर्गन एट डिफरेंट रेट। सो हिंदी इसका लिख ले कि प्रत्येक विद्यार्थी प्रत्येक ज्ञानेंद्रियों को अलग अलग दर से यूज करता है, अलग अलग दर से उपयोग करता है। प्रत्येक विद्यार्थी प्रत्येक ज्ञानेंद्रियों को या प्रत्येक ज्ञानेंद्री को, प्रत्येक विद्यार्थी प्रत्येक ज्ञानेंद्री को अलग अलग दर से उपयोग करता है। कहने का मतलब एक ह्यूमन नेचर है, इसे लर्निंग स्टाइल या सीखने की शैली भी कहते हैं। ये व्यक्ति का एक प्रवृत्ति होती है कि कोई देख के चार्ट, ट्रांसपेरेंसी या कुछ देख के अच्छी तरह सीखता है, यानी उसके सीखने की शैली में देखकर सीखने को ज़्यादा पसंद करता है या ज़्यादा प्रेफर करता है। कोई सुन के, यानी कुछ सुन रहा हो, परिचर्चा कर रहा हो, डिस्कशन कर रहा हो, वाद विवाद कर रहा हो, तो इसको सीखना पसंद करता है। कोई कार्य करके सीखना पसंद करता है, कोई अकेले में बैठ के रट के सीखना पसंद करता है, कोई ग्रुप में एक साथ हो के डिस्कशन करके सीखना पसंद करता है। तो ये अलग अलग शैली होती हैं। तो हर शैली का व्यक्ति, ये ह्यूमन नेचर है, व्यक्ति का अपना प्रवृत्ति है, अपना स्वभाव है कि वो कैसे सीखना पसंद करता है। इसीलिए सबका सीखने की शैली, लर्निंग स्टाइल अलग अलग होती है। चलिए मिटा दें। तीसरा, द कलेक्टिव इफेक्ट ऑफ सेंस ऑर्गन, sense organ will have more impact on mind. The collective effect of sense organs, yes कर दें, will have more impact on mind. Collective impact of sense organ will have more impact on mind. सभी ज्ञानेंद्रियों का सामूहिक प्रभाव
मस्तिष्क पर ज्यादा पड़ता है। कुछ आप दिखा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, और कुछ आप मॉडल भी ला दिए, तो अब 3 ज्ञानेंद्रियां एक साथ हो गई, तो इससे माइंड पर इम्पैक्ट ज्यादा होगा। और अगर माइंड पर इम्पैक्ट ज्यादा होगा, द रेट ऑफ लर्निंग विल इंक्रीज, द रेट ऑफ लर्निंग विल इंक्रीज, रेट ऑफ लर्निंग विल इंक्रीज, सीखने की गति बढ़ जाती है। जब एक से ज्यादा ज्ञानेंद्रियों का उपयोग होता है तो सीखने की गति बढ़ जाती है। चलिए एक पॉइंट और लिख लें, रिमेंबरिंग एंड रिटेंशन, remembering and retention will increase. Remembering and retention will increase, यानी याद करना और बनाए रखना, रिटेंशन बनाए रखना या संग्रह करना, याद करना और बनाए रखना बढ़ जाता है या संभव हो जाता है। याद करना और बनाए रखना संभव हो जाता है, याद करना और बनाए रखना संभव हो जाता है। तो एक से ज्यादा ज्ञानेंद्रियों का उपयोग ये संभव, इससे ये फायदे होते हैं कि इससे माइंड पर इम्पैक्ट तगड़ा पड़ता है। तो इम्पल्सेस जो माइंड को पहुंचते हैं, वो इम्पल्सेस की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो फिर माइंड उसे अच्छी तरह एनालाइज करेगा, सीख लेगा और वो अच्छी तरह से स्टोर्ड हो जाएगा। इसीलिए पढ़ाते समय शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि विद्यार्थियों का एक से ज़्यादा सेंस ऑर्गन एक्टिवेट हो, यानी वो कुछ सुने भी, कुछ देखे भी, कुछ करे भी, टच भी करे, तो एक से ज़्यादा ज्ञानेंद्रियां एक्टिवेट हो। रेट ऑफ रिटेंशन एंड रेट ऑफ रिमेंबरिंग इससे बढ़ जाता है। जो भी सीखने में कन्फ्यूजन होता है वो दूर होता है। तो अदर शिक्षक को यह पता होना चाहिए कि ये कैसे करना है। तो शिक्षक ये कैसे करता है, जैसे वो लिखने में आंख यानी आई सेंसेशन के लिए क्या आप करते हैं कि आप प्रॉपर लिखेंगे, छोटा मोटा कोई डायग्राम है तो उसको बना देंगे, कोई स्केच बनाना है तो उसको आप बना दें जिससे विद्यार्थी देख सके, तो उससे उसका विजुअल सेंस एक्टिवेट हो जाता है। दूसरा, सुनने में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। मैंने पहले क्लास में आपको बताया था, लैंग्वेज ऑफ द टीचर, स्पीच ऑफ द टीचर, वॉइस ऑफ द टीचर, सब हमने बताया उसमें। फ्री फ्रॉम स्टैमरिंग, फ्री फ्रॉम मर्मरिंग, वॉइस शुड बी टोन, टेम्पर, रेट, सो ही शुड स्पीक क्लियरली, करेक्टली, distinctly, simply and at the level of learner language। तो वो जो कुछ भी कहे स्पष्ट रूप से कहे, सरल भाषा में कहे, सही कहे, समुचित कहे, ठोस कहे, और उसका जो रेट है, उसकी जो आवाज़ है, आवाज़ की तीव्रता है, आवाज़ का जो टोन है, वो बिल्कुल एक बहुत ज़्यादा तेज न हो, बहुत ज़्यादा कमज़ोर न हो, सुनने में अच्छा लगे, और एक मॉड्यूलेशन हो। तो बहुत कुछ मैंने बताया था, ये सब बहुत ज़रूरी है शिक्षक के पार्ट पे। तो एक मोनोटोनी नहीं, उदासीन नहीं हो कि लगे जैसे यार बुझा बुझा सा। पर्सनालिटी तो उसकी होना ही चाहिए शिक्षक की, तो एक पर्सनालिटी हो, उत्साह हो, तो वो दिखाई दे उसमें, वो और विद्यार्थी को सुनने में पसंद हो। जब उसकी आवाज़ ऐसी हो कि वो सुनने में अच्छा लगे, तो ऐसा उसका होना चाहिए। एंड वोकेशनल में टच एंड काइनेस्थेटिक, तो ही शुड यूज ऑल द टूल्स एंड इक्विपमेंट प्रॉपरली एंड करेक्टली। तो जितने भी उपकरण, औजार जो भी हैं, उनको आप उचित प्रकार से और सटीक तरह से आप उसका उपयोग करें। क्या क्रम है, कैसे करना है, क्या सावधानियां हैं, उनका पालन करें। तो शिक्षक ये देखे जिससे कि उस विद्यार्थी का
टच सेंस और काइनेस्थेटिक सेंस भी इन्वॉल्व हो। चले, और नोज और इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए उसको हम डिस्कशन नहीं करेंगे। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाएं कैसे चलती हैं, बस इसको खत्म करते हैं यहीं पे। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, कुछ आप देखते हैं, जैसे आपका आई देखता है, कुछ भी आप आंख से सपोज देखते हैं, सीधी ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु आप देखते हैं और ज्ञानेंद्रिय एक्टिवेट हो जाती है। काजेज एक्टिवेशंस, ये सक्रियता पैदा करता है। कुछ भी आप देखते हैं तो देखने से आंखों में सक्रियता पैदा होती है, ठीक है। इसके बाद सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व चेंज सेंसेशन into impulse and carry to brain। ज्ञानेंद्रियों की संवेदना को, यानी सेंसरी नर्व्स क्या करता है, ज्ञानेंद्रियों की संवेदना को इंपल्स में बदलकर उसे मस्तिष्क तक ले जाता है। ज्ञानेंद्रियों की संवेदना को इंपल्स में बदलकर उसे मस्तिष्क तक ले जाता है। अब इसके बाद ब्रेन, ब्रेन इसे रिसीव करता है, एनालाइज करेगा, उसकी विवेचना करेगा एंड टेक डिसीजन, और जो भी उचित निर्णय लेना होगा वो निर्णय लेगा। तो माइंड क्या करता है, रिसीव करेगा, उसे प्राप्त करेगा, यानी सेंसरी नर्व से आए गई सूचना को प्राप्त करता है, सूचना का विवेचना करता है और उचित निर्णय लेता है। सूचना की विवेचना करना और उचित निर्णय लेना। इसके बाद मोटर नर्व, मोटर नर्व्स, motor nerves carry the message of brain, carry message of brain to body part। सपोज हैंड के लिए कोई, हाथ के लिए कोई संदेश है कि स्क्रू ड्राइवर को घुमाना है, तो कैरी मैसेज ऑफ ब्रेन टू बॉडी पार्ट, यानी ये सेंसर मोटर नर्व्स मस्तिष्क के आदेश को शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। मोटर नर्व्स मस्तिष्क के आदेश को, मोटर नर्व्स मस्तिष्क के आदेश को शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। अब एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने हैंड कर दिया कि आपको स्क्रू ड्राइवर से कोई पेच टाइट करना है, तो पहले आपने पेच लिया, देखा, आंख ने उसको देखा, ये पहला है, आंख ने उसको देखा। अब आंखों की संवेदना माइंड में गया, माइंड ने देखा कि आपने पेच लिया है, इसको स्क्रू में टाइट करना है, तो माइंड उसको एनालाइज करेगा और फिर वहां से एक संकेत देगा हाथों को कि भाई तुम स्क्रू ड्राइवर को लो और इसे टाइट करो, तो मोटर नर्व्स हाथ को कहेगा। अब इसके बाद हैंड, लास्ट है हैंड,
या बॉडी पार्ट जिसे आप कह सकते हैं, हैंड या ब्रैकेट में लिखते हैं बॉडी पार्ट, हैंड या बॉडी पार्ट, कंप्लीट एक्शन। कार्य को पूरा करेगा, कार्य को पूरा करेगा। तो ये एग्जाम्पल्स मैंने एक का दिया है, दूसरे का भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो कुछ भी है, जब आप देखते हैं तो आई का सेंसेशन होता है, जो आप देखते हैं वो सेंसरी नर्व्स के द्वारा इंपल्स में बदल के माइंड तक जाता है, माइंड उसे रिसीव करता है, एनालाइज करता है और क्या एक्शन लेना है। केवल अगर स्टोर कर लेना है तो उसे फिर ब्रेन में दूसरे जगह भेज देगा, लेकिन अगर उसे आगे करना है यानी कोई एक्शन लेना है तो मोटर नर्व्स को आदेश देता है कि भाई इस पार्ट्स को कहो ऐसा करे, तो मोटर नर्व्स उस पार्ट्स को कहता है कि भाई आप इसको ऐसा करो, वो ऐसा करता है। और वो भी माइंड ही बताता है कैसे क्लॉकवाइज घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, किस तरह पकड़ना है, सेफ्टी क्या है, वो सब पहले से माइंड में होता है। वो माइंड उसको डायरेक्ट करता है कि ऐसे आप करो, और फिर उस कार्य को वो करता है। इसे कहते हैं फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बाय सेंसरी नर्व्स। तो सेंसरी ऑर्गन्स और नर्व्स और ब्रेन के बीच में किस तरह से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, वो एक सिंपल एग्जांपल्स है। मिटा दें? चलिए, अब आपने देखा कि किस तरह से हम कोई भी कार्य करते हैं, किस तरह से सीखना संभव होता है। तो साइकोलॉजिकल फेजेस क्या है सीखने के? बस मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊंगा, बस थोड़ा सा। साइकोलॉजिकल फेजेस क्या है सीखने के? सीखना हमेशा सेंसेशन से शुरू होता है, यानी ज्ञानेंद्रियों की संवेदना, बाह्य जगत से जो भी आपने देखा सुना या जो कुछ भी है, सीखना हमेशा उससे शुरू होता है, सेंसेशन से। सेंसेशन के बाद मस्तिष्क जब जागरूक होता है, जो भी मस्तिष्क में पहुंचता है, मस्तिष्क उसको एनालाइज करना शुरू करता है, तो वो परसेप्शन उसे कहते हैं। ये क्या है सूचना, किस तरह की सूचना है? तो जब माइंड एक्टिवेट होता है और उस सूचना के, और जब इस सूचना का संपूर्ण विवरण वो प्राप्त कर लेता है, या उस सूचना में कुछ डाउट रहता है, जैसे कल का मैं एक एग्जांपल दूं कि कल जैसे मैं बता रहा था, तो मैंने एम्बिशन कहा कि भाई एम्बिशन होता है, तो इन्होंने पूछा भाई एम्बिशन की डिफिनीशन आपने बताया नहीं, क्या है? तो सूचना माइंड में गया, माइंड ने कहा कि एम्बिशन की परिभाषा हमें नहीं पता है, तो आप पूछो। तो फिर वो पूछा इन्होंने, फिर मैंने बताया, और फिर वो माइंड उसी प्रक्रिया से फिर माइंड में गया, और वो माइंड में अब इन्हें पता चल गया कि भाई एम्बिशन की परिभाषा क्या है, वो सीख लिया। तो ये जब अंडरस्टैंडिंग यानी एक्चुअल नॉलेज जब प्राप्त हो जाता है परसेप्शन के बाद, परसेप्शन में कुछ डाउट्स हो सकते हैं, इसीलिए क्लास में क्वेश्चनिंग का है कि भाई परसेप्शन में जो डाउट्स हैं वो आप पूछिए और क्लियर करिए, और अगर उस डाउट को आप क्लियर नहीं करेंगे तो हमेशा के लिए वो डाउट आपके पास बना रहेगा। विद्यार्थी के पास बना रहता है, वो सीखता नहीं है। 2 साल 10 साल के बाद भी वो डाउट जब वहां पर आएगा तो डाउट क्रिएट हो जाएगा उसे कि अच्छा ऐसा था कि ऐसा था। इसलिए इंस्टेंट डाउट अवश्य क्लियर करें, चाहे जो भी हो। ये तो एक जनरल टीचिंग है, साइकोलॉजी है, बट जो आपका टेक्निकल टीचिंग है वहाँ ज़्यादा डाउट्स आएंगे, तो टेक्निकल टीचिंग में जहाँ भी डाउट्स है उसे अवश्य क्लियर करें। जब ये डाउट क्लियर हो जाता है, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, और मस्तिष्क सुनिश्चित हो जाता है कि अब हमें सूचना मिल गई है, इस तथ्य क्या है, या जो मैंने देखा था, या कोई ऑब्जेक्ट आपने देखा तो इसका डायमेंशन क्या है, इसका कलर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डिफिनीशन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, प्रोसेस क्या है, वो सब पता चल गया। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं कंसेप्शन, अभिधारणा। एक अभिधारणा बन गई मन में, कंसेप्शन। और इन सब प्रक्रियाओं के लिए जरूरी है मोटिवेशन, इंटरेस्ट,
अटेंशन, और इसके साथ साथ जो आपका नैसर्गिक गुण है यानी इंस्टिंक्ट, स्वभाव, व्यक्ति का जो इंस्टिंक्ट है, जो उसका स्वभाव है, कैपेसिटी, ये सब इसके साथ अटैच होता है। वो तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जुड़े ही रहते हैं। तो अब एक कंसेप्शन होता है और इन सब में ये सहायक होते हैं, इसके पार्ट्स नहीं हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है ये है मोटिवेशन आप में हो, इंटरेस्ट हो। मोटिवेशन कैसे होता है, क्या होता है, आगे भी अभी आएगा, हम डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट, अटेंशन मैंने आपको बताया, इंस्टिंक्ट भी बताया है कि ये व्यक्ति की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। इंस्टिंक्ट व्यक्ति की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है जिसमें आप सुधार कर सकते हैं कैपेसिटी की तरह से, उसे खत्म नहीं कर सकते, स्वभाव को नहीं खत्म किया जा सकता है। अब ये जो होता है इसी तरह से जो आपने सीख लिया है कुछ दिनों के बाद उसको आप रिपीट करेंगे तो बना रहेगा, यानी फिर आप अनुभव करेंगे कि हाँ मुझे ये आता है। कोई अगर कहेगा कि कंसेप्शन क्या होता है, परसेप्शन क्या होता है, एम्बिशन क्या होता है, टैलेंट क्या होता है, तो कम से कम आप कॉन्फिडेंस अब शो करेंगे हाँ मुझे पता है। तो उस अवस्था को कहते हैं रियलाइजेशन, अनुभव करना। रियलाइजेशन, अनुभव करना। अब कोई नई सूचना आ गई उससे संबंधित, कुछ भी नया आ गया जो आपको पता नहीं था, जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत सी जीपीटी, चैट और दूसरी चीज़ें आप देखते हैं फेसबुक पे, नए नए आपको एप्लीकेशंस मिलते हैं। कोई एप्लीकेशन आप जानते हैं उससे संबंधित कोई नया एप्लीकेशन मिल गया, तो अब उसको आप इसके साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। यानी एक अनुभव के साथ नए अगर सूचनाएं मिलती हैं तो उस नई सूचना को उस पुराने अनुभव के साथ आप जोड़ने की कोशिश करते हैं, और इसे कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। सामान्यकरण, नॉर्मलाइजेशन, ये सीखने की भी अवस्था में आएगा, आगे भी है। नॉर्मलाइजेशन, सामान्यकरण, यानी जो नया आपने सीखा, जो पुराना सीखा था, दोनों को एक साथ जोड़ दिया आपने, यानी सामान्य अवस्था आपकी बन गई। सामान्यकरण करना, और जब इसका बार बार उपयोग, नए पुराना जितना भी आपने सीखा है बार बार इसका उपयोग करेंगे। जैसे सिंपल केस में कहूँ, टाइपिंग, पहले कितना मेहनत करते हैं, देखते हैं ए कहाँ है, बी कहाँ है, फिर जब आप टाइप करना सीख जाते हैं तो अब आप स्पीड पे ध्यान देते हैं, गलतियों पे ध्यान देते हैं कि बिना गलती के मैं 50 वर्ड्स करता रहूं। अब कोई नया वर्ड आपको आ जाता है जिसका आपको पता नहीं है तो फिर देखना पड़ता है, एक दो बार देखते हैं फिर वो नया वर्ड भी आप में हो जाता है। यानी यहाँ तक तो आपने गलती सुधार कर लिया और रियलाइजेशन हो गया, नया वर्ड्स आया, नॉर्मलाइजेशन हो गया। अब कुछ भी वर्ड आए, कैसा भी आए, आप टाइप भी करते रहेंगे। आप कचहरी में चले जाएं, किसी एक्सपर्ट टाइपिस्ट को दीजिए, वो आप बैठे रहोगे, वो आपसे बात भी करता रहेगा, हाँ कैसे हो, कहाँ से आए हो, कहाँ घर है, बात करता रहेगा आपसे, और उधर टाइप भी करता रहेगा, और बगल में आपका नोट भी रखा है, यानी वो लेटर भी रखा है, लेटर को पढ़ेगा, इधर टाइप करेगा और इधर आपसे बात भी कर लेगा। यानी अब उसका वो व्यवहार बन जाता है, व्यक्तित्व में, उसके कैरेक्टर में आ जाता है। तो वो लास्ट अवस्था को कहते हैं कैरेक्टराइजेशन। अब इसमें और हर एक में अगर जाएंगे 3-3, 4-4 है, फिर वो कंफ्यूजन होगा, इसलिए उधर उतना हम नहीं जाते हैं। बट इतना कम से कम आप मेन पॉइंट्स तो जान जाए कि सेंसेशन से शुरू होता है संवेदना, परसेप्शन यानी समझ, कंसेप्शन अभिधारणा, रियलाइजेशन अनुभव करना, नॉर्मलाइजेशन सामान्यकरण, सामान्य यानी नए पुराने को मिला देना, सामान्यकरण, परसेप्शन समझ लेना किसी चीज को, यानी ज्ञानेंद्रियों की जागरूकता, ठीक है। और कैरेक्टराइजेशन ये अंतिम अवस्था जो जिस एक दिन में ये नहीं आता है। आप मोटर बाइक या आप कार चलाना सीख लेंगे, लेकिन हिंदी में ठीक, सेंसेशन यानी संवेदना,
परसेप्शन समझ, कंसेप्शन अभिधारणा, अभिधारणा किसी चीज का अच्छी तरह से जान जाना, अभिधारणा, रियलाइजेशन अनुभव करना, अनुभव करना, अनुभव करना, नॉर्मलाइजेशन सामान्यकरण, 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 और लास्ट है कैरेक्टराइजेशन, चरित्र में समाहित होना, यानी चरित्र बन जाना, चरित्र में समाहित होना या चरित्र बन जाना। आप वही हो जाता है। जैसे मैं कहा था कि आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है यहाँ चला लेते हैं, लेकिन क्या आप पहाड़ी पे दुर्गम स्थानों पे भी चला सकते हैं? नहीं। उसके लिए 3 साल 4 साल आपको प्रैक्टिस यानी टाइम, एक कैरेक्टराइजेशन एक दिन में नहीं आएगा। जब समय के साथ 1 साल 2 साल 5 साल, जब मिनिमम 5 साल। इसीलिए रेलवे में अगर आप जाएंगे तो रेलवे में जो टेक्नीशियन होते हैं, जो हाई टेंशन लाइट पर, जो इलेक्ट्रिक लाइनें पर जिसमें ट्रेनें चलती हैं, उनके टेक्नीशियन को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। जैसे वो आएगा 1 साल का ट्रेनिंग होगी तो उसको एक स्किल सर्टिफिकेट दी जाती है कि अब आप इसमें काम कर सकते हो। जब वो 1 साल 2 साल 3 साल, जब वो 5 साल काम कर लेता है, तो 5 साल का मतलब ये होता है कि अब तुम सेफ्टी भी जान गए, कहाँ कहाँ रिलेज हैं, कैसे इसको कट ऑफ करना है, कैसे इसको आइसोलेट करना है, क्योंकि इसमें 2.5 किलोवाट की इतनी हैवी वोल्टेज है, तो कितना करंट है, 400 या 500 एम्पियर की करंट फ्लो होती है उन तारों में। उसके नज़दीक ही जाएंगे तो वो खींच लेगा, वो अट्रैक्शन होता है उसमें, कोरोना इफेक्ट जिसे बोलते हैं। रियलाइजेशन को वास्तविकरण, वो वास्तविक तो रियल से नहीं बना है, ये अनुभव से बना है। हाँ, अनुभव तो एक्सपीरियंस होता है, किसी चीज को आप रियलाइज करें, महसूस करना, जैसे करते हैं। महसूस करना और वास्तविकता में अलग है ना। वास्तविकता तो किसी चीज का इमेज आपने देख लिया, यहां पर आप देखते नहीं हैं ऑब्जेक्ट को, कभी आपने देखा था, कभी आपने देखा था ऑब्जेक्ट को, वो आपके माइंड में स्टोर है। अब उससे संबंधित कोई सूचना अब आपको मिल रही है तो आप उसका अनुभव करेंगे, अच्छा मैंने ये देखा था। वो ऑब्जेक्ट आपके सामने आज नहीं होगा, तो इसलिए उसे अनुभव करना कहते हैं, रियलाइजेशन, अनुभव करना। वास्तविकता तब होगी, यहां तक वास्तविकता होती है, आपके सामने ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी अभिधारणा बनती है। तो वही मैं कह रहा था कि जब 5 साल तक वो काम कर लेते हैं तो उन्हें एक सर्टिफिकेट, कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट दी जाती है कि अब आप कॉम्पिटेंट हो, प्रवीण हो गए हो। स्किल और कॉम्पिटेंसी में ये फर्क है। कॉम्पिटेंट आपको टाइम के साथ होता है, 3 साल 4 साल, जब आप उसी काम को 5 साल अलग अलग डिपार्टमेंट का अपना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का जो ट्रांसफार्मर्स पे काम करते हैं उनका 2 साल या 3 साल है, 3 साल के बाद वो कॉम्पिटेंसी देते हैं सर्टिफिकेट टेक्नीशियंस को। तो ये अलग अलग सिस्टम्स है। चले अब आप देखिए आपका ये सिस्टम कैसे काम करता है। अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट ये रखा है, ये रखा है, आप देख रहे हैं इसको, तो देख लिया आपने तो सेंसेशन हो गया। अब आपका माइंड कहेगा यार यहां क्यों रखा है, दूसरी जगह क्यों नहीं रख देते इसको। जब माइंड इसके बारे में कुछ सूचनाएं प्राप्त करने की कोशिश करेगा तो ये एक परसेप्शन हो जाएगा। अब इसका आकार क्या है, क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ये सब आप जानने की कोशिश करेंगे तो ये कंसेप्शन हो जाता है। अब ये यहां नहीं है, चला गया, फिर 2-4 महीने बाद ये आएगा, इसके संदर्भ में आप सूचना कुछ एकत्रित करेंगे तो वो रियलाइजेशन हो जाएगा। अब आपको कुछ और मिल गया, इसी तरह का दूसरा ऑब्जेक्ट यहां हमने रख दिया, तो दोनों के बीच क्या संबंध है, कैसा संबंध हो, नॉर्मलाइजेशन हो गया। अब इस पर आप काम करेंगे, काम करते करते जब एक्सपर्ट्स हो जाएंगे तो ये हो जाता है कैरेक्टर। आप जब 4 साल 5 साल किसी चीज को करते हैं तो वो कैरेक्टर में आ जाता है और उसे कैरेक्टराइजेशन करते हैं। चलिए, माय गुडनेस, बहुत टाइम हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं लॉ ऑफ लर्निंग। कुछ ऐसे लॉ हैं जो
मेमोरी से संबंधित है, यानी हमारे ब्रेन से संबंधित है, उसे लॉ ऑफ मेमोरी भी कहा जाता है। तो लॉ ऑफ मेमोरी, केवल उसके नाम में बता दूं, यानी याद करने के, मेमोरी यानी याद करना, लॉ ऑफ मेमोरी याद करने के लिए। तो याद करने के नियम में पहला है लॉ ऑफ सिमिलरिटी, लॉ ऑफ सिमिलरिटी। दूसरा है लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी, तीसरा है लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ इंटरेस्ट, लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ इंटरेस्ट। चौथा है लॉ ऑफ कंट्रास्ट, पांचवा है लॉ ऑफ सुपीरियरिटी, छठवां लॉ ऑफ प्राइमेसी, सातवां लॉ ऑफ रिगेसी, REGACY, और आठवां लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस 8 को हम कहते हैं लॉ ऑफ मेमोरी। लॉ ऑफ सिमिलरिटी, समानता का नियम, समानता। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ इंटरेस्ट, रुचि की निरंतरता, रुचि की निरंतरता। लॉ ऑफ कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास। लॉ ऑफ सुपीरियरिटी, सुपीरियर की हिंदी क्या होगी? सुपीरियरिटी, सर्वोत्तता, हाँ, सर्वोत्तता, सर्वोत्तता, सर्वोत्तता का नियम, लॉ ऑफ सुपीरियरिटी। लॉ ऑफ प्राइमेसी, प्रमुखता, प्रमुखता का नियम। लॉ ऑफ रिगेसी, लॉ ऑफ रिगेसी, नयापन, नयापन का नियम। लॉ ऑफ रिगेसी, नयापन, ये नयापन का नियम है। ये प्रमुखता, सॉरी ये होगा छठवां, ये है। और लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, मतलब किसी कार्य को बारंबारता का नियम। समानता का नियम, निरंतरता का नियम, रुचि के निरंतरता का नियम, विरोधाभास का नियम, सर्वोत्तता का नियम, प्रमुखता का नियम, नयापन का नियम और बारंबारता का नियम। तो ये 8 नियम जो है, इन्हें हम लॉ ऑफ मेमोरी कहते हैं, यानी मेमोरी याद करने से संबंधित हैं। ये कहीं न कहीं ये हमारे मेमोरी से जुड़े हुए हैं या याद करने से संबंधित है, इसलिए इस नियम को लॉ ऑफ मेमोरी कहा जाता है। ये 3 जो नीचे वाले नियम है, ये उसमें भी आएगा, लॉ ऑफ लर्निंग में भी आएगा, लॉ ऑफ लर्निंग में भी ये नियम आएगा, बट इसमें भी है, दोनों में है, प्राइमेसी, रिगेसी और फ्रीक्वेंसी। अब इसमें मैं ज़्यादा लिखाऊंगा नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। मैं खैर बता दूंगा, आप थोड़ा सा आप समझ लें, कोई इतना कोई वो नहीं है। जैसे लॉ ऑफ सिमिलरिटी, यानी 2 चीज़ों में अगर समानता हो और एक को अगर आपने याद कर लिया तो दूसरा याद हो जाता है। जैसे शर्ट एंड पैंट, बॉल एंड बैट,
पेन और इंक। तो दो में अगर समानता है तो आप उसे याद कर लेते, एक को याद कर लेते हैं, ठीक है। कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि कोई दो घटनाएं एक साथ हो रही हों, एक घटना के संबंध में आपको पता है तो दूसरा आपको याद हो जाता है। जैसे 2 अक्टूबर, अब 2 अक्टूबर अगर आप याद करें तो महात्मा गांधी का जन्मदिन है या लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है। 1947 स्वतंत्रता का, 15 अगस्त आप याद करें तो इंडिपेंडेंस डे है। तो कोई घटना से संबंधित कोई तारीख हो या घटना से संबंधित कोई इवेंट्स हो, वो अगर आपको याद हो तो उससे संबंधित जो दूसरी घटना है उसको भी याद करना सरल होता है। कंटिन्यूटी ऑफ इंटरेस्ट, यानी जहाँ पर आपको रुचि होती है वो आप अच्छी तरह याद कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ क्विज में, क्विज का जो टीवी पर आता है तो किसी पिक्चर का गाना सुना देते हैं कि भाई किस पिक्चर का गाना है ये बताओ, या कोई सीन दिखा देंगे कि ये कहाँ का सीन है बताइए। तो वो अगर जहाँ आपको इंटरेस्ट होता है तो वो चीज़ें आप अच्छी तरह माइंड में याद कर लेते हैं। कितने लोग होंगे इसमें से ऐसे पुराने गाने जो उनके जन्म के पहले के गाने होंगे, आज भी बाथरूम में जाते हैं तो गाते हैं, गुनगुनाने लगते हैं उस गाने को। मैंने झूठ बोला लगता है। तो वो याद रहता है। चलिए आगे, इसको ऑन करना पड़ेगा। वो इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड, बस नेचुरल, जहां आपको रुचि होती है वो काम आप अच्छी तरह सीख लेते हैं, दबाव में नहीं होते हैं। क्योंकि जब रुचि होती है तो मन से आप करते हैं, और जब रुचि होगी तो आपकी इच्छा डेवलप होगी, इंटरेस्ट होगा, मोटिवेशन होगा, यानी साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑटोमेटिक वो शुरू हो जाता है कि हाँ करना है तो करना है। तो वो अपने आप वो साइकोलॉजिकल प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है। अगला है कंट्रास्ट, यानी विरोधाभास, यानी एक का विरोधी दूसरा अगर आपने याद कर लिया, जैसे ब्लैक का व्हाइट, ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट, मैच्योर का इमेच्योर, इंट्रोवर्ट का एक्सट्रोवर्ट। पर्सनालिटी में मैंने बताया था आपको। अच्छा, इसके बाद ये वाला ना, ये था ये वाला। तो जहां विरोधाभास हो, यानी एक दूसरे का विरोधी हो, तो कांग्रेस वाले जो है भाजपा को याद कर लेते हैं, भाजपा वाले कांग्रेस को याद कर लेते हैं। तो जहां विरोधाभास होता है ऑटोमेटिक, यानी कहां से कौन, अभी चुनाव आ रहा है 5 राज्यों का, तो किस सीट से कौन उठ रहा है वो कांग्रेस वाले को भी पता होगा, भाजपा वाले को भी पता होगा कि कौन मेरा विरोधी है। तो जहां विरोधाभास हो, एक दूसरे के विरोधी हो, अपोजिट हो, तो उस चीज को आप एक अगर याद करेंगे तो दूसरा याद हो जाएगा। सुपीरियरिटी, यानी कोई बहुत महत्वपूर्ण घटना ऐसी हुई हो जिसे आप कभी भूल नहीं सकते हैं। आपके परिवार में या आपके गांव में या आपके शहर से किसी को परमवीर चक्र मिला हो तो उसका नाम तो याद ही रहेगा कि कौन था, और स्पेशली अगर आपके गांव से है या आपके परिवार से है तो कभी नहीं भूलेगा। तो इसे कहते हैं सुपीरियरिटी। कोई ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण घटना तो आपके समय में हुई हो या नहीं हुई हो, लेकिन आपको बताया गया हो, किसी की मूर्ति गांव में बन गई है तो आपको बताया जाएगा भाई ये वो थे इस लड़ाई में 1962 या 71 के वार में इनको परमवीर चक्र मिला था, तो उस घटना को आप याद रखते हैं, ठीक। तो ये होता है सुपीरियरिटी का नियम, ये सुपीरियरिटी है। इसके बाद है लॉ ऑफ प्रमुखता, प्राइमेसी, यानी कोई ऐसा आपके साथ हुआ है जैसे फर्स्ट डे ऑफ इंटरव्यू या फर्स्ट डे ऑफ द कॉलेज या फर्स्ट डे ऑफ योर जॉब, तो उसे हम कहते हैं कोई प्रमुख घटना आपके जीवन में हुई हो। ये उसमें फर्क है। प्राइमेसी का मतलब जरूरी नहीं कि आपके जीवन में हो, कोई एक प्रमुख घटना हो जो आपके परिवेश में, वातावरण में हुई हो, वो लॉ ऑफ सुपीरियरिटी कहलाता है। लॉ ऑफ प्राइमेसी मतलब आपसे संबंधित कोई घटना ऐसी हो जो विशेष महत्व रखते हो, तो उसको आप नहीं भूलेंगे, वो हमेशा याद रहता है। उसे हम कहते हैं, जैसे कहा कि इंटरव्यू का पहला दिन हो, या आप किसी में सिलेक्शन कल हो गया हो तो सिलेक्शन का कॉल आया हो, या आपने कहीं ज्वाइन किया हो
तो ये सब ऐसे दिन होंगे, उस दिन को आप नहीं भूलेंगे, उसको आप याद रखेंगे। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ प्राइमेसी। लॉ ऑफ रीगेसी, नयापन, अभी अभी कुछ हुआ है, अभी अभी आपको कहीं कोई पुरस्कार मिला है या कहीं कुछ आपको अभिव्यक्ति यानी बोलने के लिए कहा गया है कि आप ये बोलिए इस विषय पे, तो जो अभी तुरंत हुआ है, नयापन, कुछ नई चीजें हुई हैं जो आपके डेली रूटीन से हट के हैं, ऐसा कुछ हुआ है, जो भी हो, आपको अभी ट्रेन से जाना हो या किसी ने आपको बुला दिया हो या किसी आप पार्टी में जा रहे हो, सडन कुछ हो गया हो ऐसा, तो वो आपको काफी दिनों रहेगा कि मैं क्लास में था, मैसेज आया और मैं चल दिया, तो वो आपको याद रहेगा। उसे कहते हैं रीगेंसी का नियम, नयापन का। तो इसलिए कुछ नयापन अगर आप करें क्लास में, कुछ नई चीजें प्रस्तुत करें, तो वो विद्यार्थी पे इम्पैक्ट ज़्यादा डालता है और वो उसको सीख लेता है, या वो जो सीख लेता है वो ज़्यादा समय तक बना रहता है। रीगेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, वो रिपीटिशन आप कह सकते हैं। जो कुछ भी आपने सीखा है उसे आप बार बार दोहराएंगे, उसे आप बार बार करेंगे तो आपको याद रहेगा। अगर आप नहीं दोहराएंगे बहुत दिन तक, उसको देखेंगे नहीं, उसको आप पुनः पढ़ेंगे नहीं, तो वो भूल जाता है। तो ये है लॉ ऑफ रीगेंसी। चलिए अब लॉ ऑफ लर्निंग पे मैं आता हूं। हाँ जी, आ जाइए प्लीज। ये अब तो खत्म ही हो रहा था। चलो थैंक यू, पानी की जरूरत थी। आज मैं लॉ लिखा देता हूं, कल हम डिस्कस करेंगे, बट इस लॉ को भी मैं लिखाऊंगा नहीं, एक एक पॉइंट मैं आपको बता के फिर आगे बढ़ जाऊंगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो इतना इंपॉर्टेंट है। बट नाम थॉर्नडीके एक साइकोलॉजिस्ट थे। थॉर्नडीके एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस सीखने के ऊपर काफी कुछ प्रयोग किया और उन्होंने ही ये लॉ दिया। सब कुछ लॉ के नाम उन्होंने बताए, कुछ लॉ उन्होंने बताया, जिसे लॉ ऑफ लर्निंग कहा जाता है। थॉर्नडीके एक साइकोलॉजिस्ट थे या एजुकेशनलिस्ट कह सकते हैं, मतलब अध्ययन के ऊपर काफी इनके लॉज हैं, तो उसे लॉ ऑफ लर्निंग कहा जाता है। लॉ ऑफ प्रिपेयर्डनेस, लॉ ऑफ प्रिपेयर्डनेस और रेडीनेस। लॉ ऑफ प्रिपेयर्डनेस और रेडीनेस। प्रिपेयर्डनेस यानी तैयारी या तत्परता का नियम, साथ में हिंदी भी लिखते चलें, तैयारी या तत्परता। दूसरा है लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी, लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी और एक्सरसाइज। लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी और एक्सरसाइज। लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी, बारंबारता या अभ्यास का नियम, बारंबारता या अभ्यास का नियम। बारंबारता या अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी और एक्सरसाइज। इसके दो पार्ट हैं, यानी दो नियम आप कह सकते हैं, लॉ ऑफ यूज और दूसरा है लॉ ऑफ डिसयूज। यानी उपयोग का नियम, यूज यानी उपयोग और उपयोग यानी अनुपयोग, यानी उपयोग नहीं करना।
इसे बी कर दें, ए बी मैंने किया है, इसे बी कर दें। लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी और एक्सरसाइज में दो है, बारंबारता या अभ्यास का नियम इसे कहते हैं, लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज, यानी जिस वस्तु का या जिस प्रक्रिया का बार बार आप यूज करते हैं तो आपको याद रहेगा, लेकिन जब आप छोड़ देते हैं, जैसे लिखना ही आप छोड़ दें, 1 महीना लिखना छोड़ दो तो उतनी सफाई से आप नहीं लिख सकते हैं, तो लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज का वहां भी कह सकते हैं, ये महत्व आता है लॉ ऑफ। कोई डाउट? तीसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट, इसको मिटा दें। तीसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट। इस लॉ ऑफ इफेक्ट में लॉ मतलब प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम, नियम तो आप लिख लेंगे, मैं केवल प्रभाव लिख दे रहा हूं। इसमें भी 2 पार्ट है, लॉ ऑफ प्लीजर एंड डिसप्लीजर, और दूसरा है लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन। लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव के नियम के 2 पार्ट्स हैं, प्रभाव के नियम के 2 पार्ट्स हैं, एक सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन और एक प्लीजर और डिसप्लीजर। ठीक है, हो गया? हाँ जी, ए और बी को, अच्छा अच्छा, लॉ ऑफ प्लीजर एंड मतलब प्लीजर खुशी, खुशी और दुख के अनुभव का नियम पहला, खुशी और दुख के अनुभव का नियम, खुशी और दुख के अनुभव का नियम। और दूसरा संतोष और असंतोष का नियम, सेटिस्फैक्शन यानी संतोष, संतोष नहीं संतुष्टि, सॉरी, संतुष्टि और असंतुष्टि का नियम, संतुष्टि और असंतुष्टि का नियम, संतुष्टि और असंतुष्टि का नियम। चौथा लॉ ऑफ प्राइमेसी, ये मैं उसमें भी बताया था, प्राइमेसी यानी प्रमुखता, प्रमुखता का नियम, लॉ ऑफ प्राइमेसी। पांचवा लॉ ऑफ रिगेसी, उसमें भी आया था, लॉ ऑफ रिगेसी नवीनता, नवीनता का नियम, लॉ ऑफ रिगेसी नवीनता का नियम, लॉ ऑफ रिगेसी। छठवां लॉ ऑफ असिमिलेशन, लॉ ऑफ असिमिलेशन समायोजन, असिमिलेशन यानी उसमें समाहित हो जाना, लॉ ऑफ समायोजन का नियम। लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, स्टिमुलस को कहते हैं संपीड़न, 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 संपीड़न की तीव्रता, संपीड़न की तीव्रता का नियम। लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस
संपीड़न की तीव्रता का नियम। इस उद्दीपन बताया था मैंने। संदीपन, हाँ उद्दीपन भी कह सकते हैं। संदीपन यानी जब रिस्पांस से कनेक्टेड हो तो ये संदीपन भी होता है, रिस्पांस एंड स्टिमुलस। तो उद्दीपन भी हिंदी में कहते हैं, संदीपन भी कह सकते हैं। संदीपन भी मैंने शायद बताया था, लिखवाया था। उद्दीपन भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। हो गया, मिटा दें इसको। आगे अब 8वां, लॉ ऑफ इंपैक्ट। लॉ ऑफ इंपैक्ट, प्रभावशीलता या प्रभावशीलता का नियम। इंपैक्ट कितना ज्यादा है, प्रभावशीलता का नियम। लॉ ऑफ इंपैक्ट, लॉ ऑफ सिंगुलरिटी। लॉ ऑफ सिंगुलरिटी, एकलता का नियम। एकल मतलब अकेला, एकलता का नियम। लॉ ऑफ सिंगुलरिटी, एकलता का नियम। लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटीज। लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटीज, पार्शियल एक्टिविटी यानी आंशिक, आंशिक क्रियाकलाप। आंशिक क्रियाकलाप का नियम। लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, आंशिक आंशिक क्रियाकलाप का नियम। लॉ ऑफ पर्पस, इसको हम कारण भी कह सकते हैं, कारण या उद्देश्य का नियम। कारण या उद्देश्य का नियम। लॉ ऑफ पर्पस, कारण या उद्देश्य का नियम। लॉ ऑफ मैच्योरिटी, लॉ ऑफ मैच्योरिटी, परिपक्वता का नियम। परिपक्वता का नियम। लॉ ऑफ मैच्योरिटी, परिपक्वता का नियम। आगे लॉ ऑफ एटीट्यूड सेट। लॉ ऑफ एटीट्यूड सेट और डिस्पोजिशन। SITION। लॉ ऑफ एटीट्यूड सेट और डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन भी मैंने बताया था, क्या बताया था, याद है? यानी दृष्टिकोण, दृष्टिकोण, दृष्टिकोण निर्धारण, दृष्टिकोण निर्धारण या डिस्पोजिशन का मतलब स्वभाव। स्वभाव बताया था मैंने इसको आपको। इट इज ए साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशन। इंस्टिंक्ट में बताया था, साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशन। सो लॉ ऑफ एटीट्यूड सेट और दृष्टिकोण निर्धारण या स्वभाव का नियम। लॉ ऑफ मैच्योरिटी यानी परिपक्वता का नियम। लॉ ऑफ एटीट्यूड सेट, डिस्पोजिशन का नियम। दो और है, मिटा दें इसको। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पांस। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पांस, अनेक प्रतिक्रियाओं, अनेक प्रतिक्रियाओं का नियम। लॉ ऑफ मल्टीपल, अनेक प्रतिक्रियाओं का नियम, अनेक प्रतिक्रियाओं का नियम। और
लॉ ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन सहभागिता, सहभागिता का नियम यानी साथ में काम करना, सहभागिता, सहभागिता का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएशन, सहभागिता का नियम। तो ये 15 हैं नियम जो उन्होंने बताया है, हर किसी न किसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर है। तो बस थोड़ा एक एक दो दो लाइन हम इसमें बताते चलेंगे, इसमें ज़्यादा लिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद 5 6 7 थियरी है, लॉ ऑफ थियरी, उसको बताएंगे। चलिए कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।